मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। चलिए अब शुरुआत कर लेते हैं खबरनामा की। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की टीम से एक और बेहद अहम विकेट गिर चुका है। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जितिन प्रसाद को पार्टी में शामिल करवाया। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले यह बड़ा सियासी उलटफेर है। जितिन प्रसाद को बीजेपी में शामिल कराने के बाद केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूपी की राजनीति में जितिन प्रसाद की भूमिका अहम होने वाली है। वहीं जितिन प्रसाद ने कहा कि मैंने 7 से 8 साल में अनुभव किया कि कोई असल मायने में संस्थागत राजनीतिक दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए हैं। जितिन प्रसाद ने कहा कि जिस चुनौतियों और परिस्थितियों का देश इन दिनों सामना कर रहा है उससे निपटने के लिए अगर कोई उपयुक्त दल है तो वह है भाजपा और कोई उपयुक्त नेता है तो वह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस में मैं अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था। मुझे उम्मीद है कि बीजेपी के माध्यम से मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक जितिन प्रसाद पिछले कई दिनों से पार्टी हाईकमान से नाराज थे। वह कांग्रेस में तवज्जो न मिलने और यूपी कांग्रेस के कुछ नेताओं से अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। जितिन प्रसाद की शिकायत को पार्टी हाईकमान ने नजरअंदाज किया। यही वजह है कि उन्होंने आज बीजेपी का दामन थाम लिया। विमर्श के बाद मैंने फैसला लिया है और सभी परिप्रेक्ष्य देखते हुए देश हित में, अपने प्रदेश के लिए, जिले के लिए, जनता के हित में जहां मैं महत्वपूर्ण कोई थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकूं और जनता की रक्षा के लिए, उनके हितों के लिए। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार उर्फ लल्लू बनाए गए हैं, तब से जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही थी। कई बार खुले मंच पर वह अपनी नाराजगी जाहिर भी कर चुके हैं। यूपी कांग्रेस की कई समितियों में जितिन प्रसाद को रखा भी नहीं गया है। आज बीजेपी में शामिल होकर जितिन प्रसाद ने काफी खुशी जाहिर की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल यह है कि किस दल में जा। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलके, भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए। भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा, वो यहां
सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है, प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं, जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है। और दूसरा कारण यह भी है कि जिस दल में मैं था, मुझे ये महसूस होने लगा कि हम लोग राजनीति में हैं और राजनीति एक माध्यम है, दल भी माध्यम है। अगर आप अपने लोगों के हितों की रक्षा नहीं कर सकते, उनके लिए काम नहीं आ सकते, तो आपका राजनीति और दल से में रहने में क्या औचित्य है। तो यही मेरे मन में, और चाहे वो देश हित हो, चाहे वो प्रदेश हो, चाहे वो जिला हो, अगर आप अपने लोगों के उपयोग नहीं आ सकते, उनके सहायता के लिए आप मौजूद नहीं हो सकते और आपके इस लायक नहीं हैं कि आप अपनी जनता के हितों की रक्षा कर पाएं, तो वो मुझे महसूस होने लगा। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता में शुमार और मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री रहे जितिन प्रसाद बुधवार दोपहर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में एक संक्षिप्त कार्यक्रम के दौरान प्रसाद को केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गोयल ने कहा कि प्रसाद के पार्टी में शामिल होने से पार्टी को बल ही मिलेगा। और क्या कुछ कहा उन्होंने, वो भी आपको सुनाते हैं। समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितिन प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और बुलेटिन में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज भारत की राजनीति की सबसे बड़ी खबर यही है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे जितिन प्रसाद अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के उनके पीछे कई वजह बताई जा रही हैं। वही वजह है हम ग्राफिक्स के जरिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कौन है जितेंद्र प्रसाद। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पैदा हुए 48 साल के जितिन प्रसाद पूर्व केंद्रीय मंत्री, कांग्रेस के दिवंगत नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद के बेटे हैं। आपको हम ये भी जानकारी दे दें कि प्रसाद ने अपना राजनीतिक करियर साल 2001 में कांग्रेस के युवा संगठन यूथ कांग्रेस के साथ महासचिव के तौर पर शुरू किया था। साल 2004 में उन्होंने अपने गृह जिले शाहजहांपुर से अपना पहला
लोकसभा चुनाव लड़ा और उसके बाद वो उस चुनाव में जीते भी। बीजेपी ने जितिन प्रसाद पर आखिर दांव क्यों लगाया है? यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी अपने सभी सियासी समीकरण को दुरुस्त करने में फिलहाल जुटी हुई है। अंदर खाने ये खबर मिल रही है कि बीजेपी से ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका इस समय नाराज है। यह नाराजगी खासतौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। ऐसे में बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल कराकर ब्राह्मणों के बीच एक बड़ा संदेश यहां पर देना चाहती है, तो एक बड़ी वजह यह मानी जा रही है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यूपी कांग्रेस में उन्हें तवज्जो नहीं मिल रही थी। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बनाए गए हैं, तब से जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में उतनी तवज्जो नहीं मिल रही थी जितना वो चाह रहे थे। कई बार खुले मंच पर वह अपनी नाराजगी भी जाहिर कर चुके हैं। इस कारण ये एक बहुत बड़ी वजह मानी जा रही है। यूपी कांग्रेस की कई समितियों में जितिन प्रसाद को रखा भी नहीं गया है, जिस वजह से उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया। जितिन प्रसाद की एंट्री पर सिंधिया ने उनका स्वागत किया है। उन्होंने कहा है, मुझे खुशी है कि वह पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। वह मेरे छोटे भाई हैं और मैं उनके लिए खुश हूं। सचिन पायलट पर सिंधिया ने कहा कि पायलट के साथ मेरा रिश्ता निजी है और मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता कि बीजेपी के अंदर क्या हो रहा है। तो बीजेपी में जैसे ही जितिन आए तो उनका ज्योतिरादित्य सिंधिया ने स्वागत किया। कौन है जितिन प्रसाद, वो इस समय आप ग्राफिक्स के जरिए अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये तो साफ है कि जितिन प्रसाद एक काफी नामी गिरामी रहे हैं। इसके अलावा वो कांग्रेस में अपनी अच्छी पकड़ रखते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्हें उस हिसाब से तवज्जो नहीं मिल रही थी जितनी की वो अपेक्षा कर रहे थे। अगली खबर का यहां हम रुख कर लेते हैं। राजस्थान में पिछले साल सचिन पायलट खेमे की बगावत के बाद बनी कांग्रेस की 3 सदस्यीय सुलह कमेटी की अब तक रिपोर्ट नहीं आने पर कांग्रेस में एक बार फिर विरोध के सुर उठने शुरू हो गए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने उनसे किए गए वादे पूरे नहीं होने पर नाराजगी जताई है। पायलट ने बातचीत में खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि 10 महीने हो गए हैं और उनसे किए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। पायलट ने कहा कि मुझे समझाया गया था कि सुलह कमेटी तेजी से एक्शन लेगी, लेकिन आधा कार्यकाल पूरा हो चुका है और वे मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिन कार्यकर्ताओं ने पार्टी को सत्ता में लाने के लिए रात दिन मेहनत की और अपना सब कुछ लगा दिया, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव भंवर जितेंद्र सिंह सचिन पायलट के अब समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी हाईकमान ने पायलट से जो वादे किए थे वो पूरे करने चाहिए ताकि पायलट अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर सके। बता दें कि भंवर जितेंद्र सिंह असम में कांग्रेस के प्रभारी हैं और मनमोहन सिंह के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री बदलने जैसी कोई बात नहीं है और ना ही सरकार पर कोई खतरा है। उनका यह बयान इसलिए आया है क्योंकि राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने हाल ही में कहा है कि उनसे किए गए वादे 10 महीने बाद भी पूरे नहीं हुए हैं। चलिए अब इन मसलों पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय 2 मेहमान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। ईशान त्यागी जी जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, इसके अलावा योगेश कुमार सोनी जी जुड़े हुए हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं दोनों ही मेहमानों का स्वागत करती हूं एएनबी न्यूज पर। सर, जितिन प्रसाद एक बड़ा मसला है। आज हम देखें तो भारत की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जितिन प्रसाद अब कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। ईशान त्यागी जी, आपसे है मेरा ये सवाल। उसके अलावा अगर हम नजर डालें तो सचिन पायलट के भी अब बगावती सुर उठने लगे हैं। सीधा सा यहां पर यह दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस अपने नेताओं को खुश नहीं रख पा रही, संतुष्ट नहीं रख पा रही। क्या यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस अब पूरी तरीके से खत्म होती जा रही है, क्योंकि अंदरूनी जो लड़ाइयां हैं वो ही खत्म नहीं हो पा रही? पहली बात तो ये है कि देश इस टाइम, हम सबको पता है, एक बहुत बड़ी महामारी से गुजर रहा है और लोग बहुत परेशान हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर और कोई अन्य राज्य हो। हमें मालूम है कि अगले साल उत्तर प्रदेश में चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी देश की बगावत को छोड़ के, देश के जो लोग परेशान हैं उनको छोड़ के वो चुनाव की तैयारी में लग गई है। ये सबको जग जाहिर है। और ये जो आज हुआ है डेवलपमेंट की, जितिन प्रसाद जी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी का एक छोटा सा हिस्सा है। अब यहाँ बात आती है, देखिए जितिन प्रसाद जी ने बोला, मैं उनकी पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, आपने भी लोगों को सुनाई। उन्होंने बोला कि मैं पिछले 10 साल से सोच रहा था कि मैं इस पार्टी में क्या कर रहा हूँ।
क्या उन्होंने 10 साल में ये भी काउंट किया कि वो जो मंत्री रहे हैं पिछले कांग्रेस की सरकार में 2004 से 2014 के बीच में वो कई बार मंत्री रहे। इस बार वो बंगाल चुनाव जब हुए तो कांग्रेस के वहां पे एक बड़े नेता के तौर पे उनको प्रोजेक्ट किया गया और वो वहां पे पूरा जो ओवरसाइट है वो इलेक्शन का वो ओवरसाइट कर रहे थे। वहां पे कांग्रेस की 0 सीट्स आई। तो देखिए उनकी परफॉर्मेंस पे तो सवाल उठ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मेरा दूसरा सवाल उठता है कांग्रेस पार्टी पे। अगर आपको उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात करनी है तो देखिए जाति उत्तर प्रदेश में कटु सच्चाई है। चाहे आप हम युवाओं को देखिए, जाति और जाति के आधार पे हम वोट नहीं डालते, लेकिन जाति जो है एक उत्तर प्रदेश में कटु सच्चाई है। अगर आप ब्राह्मणों को साथ लेके नहीं चलेंगे तो आपकी सरकार आप सरकार कभी नहीं बना सकते। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आपने भी अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारतीय जनता पार्टी से कुछ ब्राह्मण जो एक वर्ग है वो खुश नहीं है इस टाइम। तो क्या जितिन प्रसाद जी, जिन्होंने ब्राह्मण चेतना परिषद शुरू करी थी कुछ टाइम पहले, वो ब्राह्मणों की सेवा, या उन्होंने बोला कि मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं, वो कैसे ब्राह्मणों की सेवा करेंगे भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि ब्राह्मण जो है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में, मैं आपको 5 ऐसे वाक्य गिनवा सकता हूं कि जहां पे ब्राह्मणों को मारा गया है और ये बहुत ही चिंता का विषय ब्राह्मणों के लिए। पहला वाक्य हुआ था कि कमलेश तिवारी जी थे जो कि एक हिंदुत्व के लीडर हैं, उनको मारा गया। उसके बाद जो रायबरेली में मैसेकर हुआ, उसके बाद जो विवेक तिवारी जो है उनका मर्डर किया गया, आपने देखा होगा पुलिस के द्वारा, जो एक एप्पल के एग्जीक्यूटिव थे। चौथा है कि एक फैमिली को, ब्राह्मण परिवार को, पूरी परिवार को झांसी में जला दिया गया। उसके बाद प्रयागराज में भी ब्राह्मणों की हत्या हुई। तो इस तरह से जितिन प्रसाद जी को यह सोचना पड़ेगा कि वो किस पार्टी में है। वो अगर ब्राह्मणों का एक दल को वो लीड कर रहे हैं तो वो किस पार्टी में जा रहे हैं और उस पार्टी से ब्राह्मण खुश हैं या नहीं है। कांग्रेस को यहाँ पे ये सोचना पड़ेगा। ये कहना है कि कांग्रेस में भी अब उनके हाथ को ज्यादा लग नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने मन बना लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाता हूं। आप अपनी बात जारी रखिएगा सर, उससे पहले बस एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। कोरोना वायरस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਗਵਾਵਾਂਗੇ। जैसे ही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਦਰਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਆਪਣੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਣ। पूरे पंजाब ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣਾ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 104 ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। तो ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਰੋ। हिदायतां दी पालना करके आओ मिलके करिए कोरोना ते फतेह। यही है साडा मिशन फतेह। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरनामा में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जितिन प्रसाद के बारे में, जिन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में 48 साल के जितिन प्रसाद पैदा हुए थे। आपको बता दें कि कांग्रेस में अच्छी खासी पकड़ उनकी थी, लेकिन अचानक उन्होंने ये फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। हालांकि वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि मैं पिछले 10 साल से ये सोच रहा था कि मैं इस पार्टी में क्या कर रहा हूं। उनका ये भी कहना है कि मैं इस पार्टी में रहकर अपने लोगों की सेवा नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने ऐसा मूड बनाया और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। और वहीं ये कहा जा रहा है कि यूपी में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले बीजेपी अपने सभी सियासी समीकरणों को दुरुस्त करने में जुट गई है। अंदर खाने खबर है कि बीजेपी से ब्राह्मणों का एक बड़ा तबका इस समय नाराज चल रहा है। यह नाराजगी खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से है। ऐसे में बीजेपी जितिन प्रसाद को शामिल कराकर ब्राह्मणों के बीच एक बड़ा संदेश यहां पर देना चाहती है।
जितिन को यूपी कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही थी, ये बातें भी कही जा रही हैं। जब से यूपी कांग्रेस की कमान प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथ में है और यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बनाए गए हैं, तब से जितिन प्रसाद को यूपी कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही थी। कई बार वे खुले मंच पर अपनी नाराजगी साफ तौर पर जाहिर भी कर चुके हैं। यूपी कांग्रेस की कई समितियों में जितिन प्रसाद को रखा भी नहीं गया। तो ये कुछ ऐसी वजह हैं जिनके कारण आज जितिन प्रसाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। बस एक और छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबरनामा, खबर से असरता। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ एएनबी न्यूज पर। वैक्सीन जरूर कराउणी है। तुसीं थोड़ी एंटीबॉडीज ਵਧਾਉਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਂਟੀਬॉडीज ਵਧਣਗੇ, ਉਹ ਐਂਟੀਬॉडीज ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬॉडीज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੇਨਸ ਬਦਲਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਊਟੈਂਟਸ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣੇ, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी ये जरूरी है। ਤੁਹਾਨੂੰ खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं जितिन प्रसाद के मसले पर बातचीत करने के लिए। योगेश कुमार सोनी जी, अब आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। सर, ऐसा क्या मिल जाएगा जितिन प्रसाद को भारतीय जनता पार्टी में आकर? अगर उन्हें कांग्रेस में तवज्जो नहीं मिल रही थी तो यहां आकर कौन सा उन्हें सीएम या डिप्टी सीएम बना दिया जाएगा? और दूसरी सबसे बड़ी बात, अगर ये बात मान भी ली जाए कि ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं योगी आदित्यनाथ से, तो उन्हें मनाने की ये कवायद है। इतना तो कोई एक्टिव जितिन प्रसाद भी उत्तर प्रदेश में नहीं नजर आ रहे थे कि वो अचानक से आएंगे और ब्राह्मण मान जाएंगे। देखिए, ये तो बहुत बात की बात है, लेकिन स्थिति ये है कि जितिन प्रसाद जो हैं पिछले काफी समय से कांग्रेस से अंदरूनी खाने खफा चल रहे थे। मसला ये था कि जब इस उच्च स्तर पे आप एक सेंट्रल मिनिस्टर रहे हो, उसके बाद आपको तवज्जो ना मिले तो स्थिति विपरीत चली जाती है। मैं आपको जानकारी दे दूं, इनके पिताजी भी राजीव गांधी और पीवी नरसिम्हा राव के राजनीतिक सलाहकार रहे हैं। ये घराना बहुत पुराने समय से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह, हालांकि 2000 में इनके पिताजी ने सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा था और वो हार गए थे। इनके पिताजी के समय पे भी बगावत के सुर उठे थे। खैर, बहरहाल वो 2 दशक पुरानी बात। अगर हम हाल ही के परिवेश पर चर्चा करें और गौर फरमाएं तो जितिन प्रसाद की जो कहानी थी पिछले 1 साल से बहुत ज्यादा गंभीर थी। पिछले साल भी बहुत अटकलें लगाई जा रही थी कि ये बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप चोटी पे किसी पार्टी पे पहुंच जाओ और उसके बाद तवज्जो ना मिले तो ऐसी ही स्थिति बनती है। मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को एक मजबूत रणनीति की जरूरत है। यदि ऐसे ही मजबूत और मुख्य चेहरे निकलते रहे तो पार्टी में निश्चित तौर पे बहुत कमजोरी आ जाएगी। और मुझे लग रहा है पिछले दशक भर से जो दस्त झेल रही है कांग्रेस, अगर अभी भी वो उन चीजों को पकड़ नहीं पा रही तो मुझे लगता है ये एक ठोस और अच्छी राजनीति की एक कोई परिभाषा नहीं है, ये उसका कोई उदाहरण नहीं है। अभी कांग्रेस को इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। ऊपरी तौर पे कांग्रेस अपना पक्ष रख सकती है कि ये कर रहे थे या बीजेपी ये कह सकती है। और देखिए, बागी होना कोई बड़ी बात नहीं है राजनीति में। कांग्रेस के कितने नेता बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी के उसमें जाते हैं, सपा के बसपा के उसमें जाते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन बड़ी बात तब हो जाती है जब कोई इस तरीके का बड़ा चेहरा जो पूर्व सेंट्रल मिनिस्टर रहा वो इस तरीके से पार्टी से चला जाए, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा पार्टी पे सवालिया निशान खड़ा होता है। तकनीकी अंदरूनी कारण क्या है ये किसी को नहीं पता चल पाता। बहुत आंतरिक बातें होती हैं। क्या नाराजगी है, क्या मामले को लेकर नाराजगी है कि वो लल्लू प्रसाद के अध्यक्ष बनाने के बाद उनको तवज्जो मिलना बंद हो गया, उनको अध्यक्ष बना दिएगा, इस वजह से ये कुंठा मन में पाले बैठे। लेकिन जब हम पे कोई जानकारी तयशुदा रूप से प्रमाणिकता के साथ नहीं होती तो कयास पर राजनीति में हम कितनी बात कर सकते हैं। ये कहना गलत है कि पार्टी गलत है, या ये कहना गलत कि जो उम्मीदवार या कैंडिडेट या नेता है वो गलत है। मुझे लग रहा है जब तक तयशुदा चीजें सामने ना हो
उनको उस चीज में शब्दों में बयां करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आकलन पर हम जीते हैं, कयास पर हम बता सकते हैं। हम पत्रकार हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, तो हम ऐसा पिछले 1 वर्ष से तो समझ रहे थे कि 1 वर्ष से इनका लगातार बागी होने का सिलसिला जारी था और अंत में इन्होंने वही करा और जो दिया। अब देखिए, इन्होंने जब जैसे ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी, कितनी ज्यादा बातें कही। मुझे लगता है कि आपने कोई पार्टी छोड़ी, आप उसकी ईर्ष्या या बुराई ना करके, मुझे लगता है जिसमें ज्वाइन करा उसकी प्रशंसा कर लीजिए। लेकिन खैर, बहरहाल राजनीति है और हिंदुस्तान की राजनीति तो पूरी दुनिया में मशहूर है। तो मुझे लगता है जो उन्होंने करा, जो उन्होंने कहा, वो उनके व्यक्तिगत विचार थे। आज उनकी जो कुंठा, पीड़ा, दर्द जो था वो मीडिया के सामने, आज देश के सामने आया। तो मुझे कहीं ना कहीं इस बात का इल्म 1 वर्ष से, मतलब मुझे नहीं, तमाम हमारे जो पत्रकार या राजनीतिक विशेषज्ञ थे, उनका ऐसे ही 1 वर्ष से लग रहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि पिछले वर्ष इन्होंने हमसे बातचीत के दौरान कहा था कि मैं बिना तथ्य की बातों का कोई जवाब नहीं देना चाहता, आधारहीन बातों का जवाब नहीं दिया जाता। इन्होंने उस समय पलड़ा झाड़ लिया था, लेकिन आज स्थिति जब क्लियर हुई, ज्वाइन कर लिया, तो वो सबके सामने है। तो मुझे लगता है कारण कुछ भी रहा हो, रीजन कुछ भी रहा हो, लेकिन यहाँ निश्चित तौर पे कांग्रेस की एक हार, एक कांग्रेस बिल्कुल, अभी भी कांग्रेस को सबक लेने की यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है। इस मसले पर चर्चा ऐसे ही जारी रहेगी। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असर तक। रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰੋ, ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰੋ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ट्रीट करो। 3 T's, 3 T's, टेस्ट, ट्रेस एंड ट्रीट। ये चीज़ां अब अगर आप कर सकिए तो तुसी देखो ये अपने पिंड और मोहल्ले कंट्रोल आ सकती है। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से सियासी बाजार इस समय काफी गर्म है। हालांकि कांग्रेस के किसी भी नेता का अभी कोई आधिकारिक बयान इस पर नहीं आया है। इसी मसले पर चर्चा करने के लिए दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शांत त्यागी जी, एक अहम सवाल यहाँ पर यह भी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक अच्छी खासी अपनी पैठ रखते थे कांग्रेस में और यह भी कहा जाता था कि राहुल गांधी के काफी अच्छे मित्र भी रहे वो, लेकिन जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो सब हक्का बक्का रह गए। क्या ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है? क्योंकि मैं जितना समझ रही हूं, वो जिन उम्मीदों के साथ आए थे भारतीय जनता पार्टी में, वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई ज्योतिरादित्य सिंधिया की, और आज भी हालात ये हैं कि कुछ डिस्प्यूट हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा हाल तो नहीं हो जाएगा जितिन प्रसाद का कि ना माया मिली ना राम? देखिए पल्लवी जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की आपने बात करी, वो एमपी में माना कि एक युवा चेहरा थे जी, लेकिन उनके साथ सिर्फ 22 एमएलए टूटे। आप देखें तो उस टाइम 100 के आसपास कांग्रेस के एमएलए थे और उनके पास सिर्फ 22 हाथ लगे, जिससे हाँ सरकार गिर गई, ये बात अलग है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उसके बाद अगर आप देखें तो उनको ना इस तरह की तवज्जो, बड़ा कोई पद मिला वहां पर, हालांकि वो राज्यसभा पहुंच गए, वो ठीक है, लेकिन उनको कोई बड़ा पद एमपी सरकार में नहीं मिला, ना उनको डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही उनको कोई मंत्री पद मिला वहां पर, और ना ही उनको कोई केंद्र में मंत्री पद मिला, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। देखिए अब जितिन प्रसाद जी का क्या होगा, ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है वो बता सकता है। लेकिन मेरे यहाँ पे 2-3 सवाल हैं। देखिए, क्या पहली बात तो ये, क्या विचारधारा हम एक दिन में बदल सकते हैं? दूसरी चीज ये है कि क्या जितिन प्रसाद जी के जो सिद्धांत है, जिस सिद्धांत पे वो चल रहे थे अभी तक, क्या उनपे इस बात से सवाल उठेंगे या नहीं उठेंगे? क्या उनके जो फॉलोअर्स हैं, जो लोग उनको फॉलो करते हैं, वो इस बात से संतुष्ट रहेंगे या नहीं रहेंगे? ये दूसरा सवाल है। और कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे पास 3 सुझाव हैं और 3 सवाल, सुझाव भी हैं वो सवाल भी हैं, कि कांग्रेस पार्टी को ये मंथन करना पड़ेगा कि वो कैसे किसी ब्राह्मण चेहरे को, किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को आगे लेके चलेगी, कैसे किसी बड़े ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष को प्रोजेक्ट करेगी। हालांकि अब बहुत लेट हो चुका है क्योंकि अगले वर्ष चुनाव है। दूसरी चीज यहाँ पे कांग्रेस पार्टी के लिए कि कांग्रेस पार्टी को यह सोचना पड़ेगा कि युवा कांग्रेस पार्टी से कैसे जुड़ेंगे, क्योंकि जितिन प्रसाद जी एक युवा नेता थे,
युवा नेता का एक लॉस हुआ है, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, तो कैसे युवाओं को कांग्रेस पार्टी जोड़ के रखेगी। तीसरी चीज ये कि कांग्रेस पार्टी कैसे 24/7 नेता लेकर आएगी कि जिनका दिन भर काम सिर्फ पॉलिटिक्स से हो, जो एक राजनेता की तरह काम कर सके, जो इस तरह से काम ना करे कि अलग बिजनेस चल रहा है, उसके बाद पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन से कांग्रेस पार्टी खड़ी नहीं हो सकती। अगर कांग्रेस पार्टी को अपने आप को उत्तर प्रदेश में खड़ा करना है तो उसको 24/7 नेता लाने पड़ेंगे। ठीक है योगेश सोनी जी, तमाम तरह के सवाल यहाँ पर खड़े किए हैं ईशान त्यागी जी ने, 2 सवाल मेरे भी हैं। क्या अभी आप इस स्थिति में जितिन प्रसाद को देख रहे हैं कि वो केंद्र की राजनीति को भी प्रभावित कर पाए? जैसे यूपी की तो अब आने वाले समय में जो चुनाव है वो तो प्रभावित होंगे कांग्रेस के लिहाज से, क्या केंद्र की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा उनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से? और दूसरा सवाल यह है कि अभी हाल ही में यूपी में कुछ उपचुनाव भी हुए थे, इसके अलावा पंचायत चुनाव भी हुए थे, कांग्रेस का ज्यादा वहां दबदबा है नहीं, तो कांग्रेस को नुकसान हुआ है कि नहीं हुआ है यूपी में? देखिए, मैं कांग्रेस को छोटे किसी बड़े चुनाव के विषय में आपको बता दूं, कांग्रेस को लेके, कांग्रेस चुनाव हार नहीं रही, कांग्रेस चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस ने किसी भी ऐसी आक्रामक और आकर्षक शैली के साथ अपने आप को प्रस्तुत ही नहीं करा कि वो ऐसा उनको देख के लगे कि वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर हम बीते दिल्ली के विधानसभा चुनाव का जिक्र करें, ऐसे अन्य और भी चुनाव हैं, फिर यूपी के उस दूसरे चुनावों पे आएंगे या अन्य राज्यों के चुनावों पे आएंगे, तो जब यहाँ पर हम रिपोर्टिंग के तहत कवर कर रहे थे तो जब जो लोग कांग्रेस के बूथ पे जा रहे थे और उनको कह रहे थे तो उन्होंने कहा यार हम तो जीतने वाले हैं ही नहीं, इससे अच्छा तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दिए। तो ठीक है, जो केंद्र में बैठा दल होता है उसके तमाम अन्य जो दल होते हैं वो सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। अगर हम और भी बाकी चुनावों की बात करें तो वो कोई या तो ऐसा चेहरा उतारते नहीं है या उतारते हैं तो नहीं करते। आप पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, बाकी अन्य जगह देख लीजिए, जो भी लगातार पिछले 2014 से लेकर अब तक के जो चुनाव हैं, मुझे लगता है कि कांग्रेस लड़ना ही नहीं चाहती, वो दमखम अपना आजमाया नहीं चाहती। अभी हाल ही में दिल्ली में निगम पार्षद के एमसीडी के चुनाव हुए, उसमें जो कैंडिडेट खड़े गए थे, कहीं उनका प्रचार नहीं, कहीं उनका प्रसार नहीं। तो कांग्रेस को क्या क्षति होगी क्या नहीं, कांग्रेस तो इस समय पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ण है। अब बात आती है कि बीजेपी को क्या फायदा होगा। देखिए, निश्चित तौर पे ब्राह्मण चेहरा उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले आया था, तो उनको पर्टिकुलर उत्तर प्रदेश के ही लिए प्लान किया गया है और इसका मुनाफा देखिए, बीजेपी इस समय रनिंग में पार्टी है, चलती पार्टी है, सत्ता में बैठी पार्टी है और देश की आजादी के बाद पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतनी पूर्ण बहुमत के साथ कोई सरकार बन रही है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को किस कैंडिडेट से कितना फायदा होगा, क्योंकि बीजेपी कोई बड़े चेहरे को लेके कोई सरकार जब लेके आती है तो उसको बहुत ज्यादा तवज्जो देती है, लेकिन उस समय और ज्यादा कयास की चीजें बढ़ जाती हैं जब कोई चलती पार्टी ऐसे चेहरे को ले और उसका फायदा ले। तो निश्चित तौर पे बीजेपी इस चीज का पूरा फायदा लेना चाहेगी। एक तो ये पूरे देश भर में, दुनिया में, समाज में ये संदेश गया कि बीजेपी, कांग्रेस का एक इतना बड़ा चेहरा बीजेपी में शामिल हो गया। दूसरा ये कि अगर जहां उस समय डूबती नैया को जो महसूस कर रहे थे कि कोरोना के बाद बीजेपी की ये स्थिति है, वो स्थिति है, कम से कम एक तरीके की वो बात को पूरा कर देते हैं, तमाम प्रश्नों पे वो उत्तर दिया जाता है जिसको लोग बिना बात की मनगढ़ंत या कयास के आधार पर अपने मन में विचार पाल लेते हैं। तो मुझे इन चीजों को लेके यही लगा है कि कहीं ना कहीं जो आज की स्थिति है, जो राजनीति है, वो केवल स्वार्थ पर आधारित हो गई है। देखिए, रणनीति क्या है और भविष्य के गर्भ में क्या छुपा है, ये तो निश्चित तौर पे उसी समय का अंजाम बताया जाता है। कई बार उसको ये लगता है कि हम लोगों ने बहुत अच्छा फायदा हुआ है, लेकिन उससे नुकसान हो जाता है। जैसे किरण बेदी को बीजेपी में शामिल करना पिछले विधानसभा चुनाव में, हम दिल्ली के परिवेश की बात करें तो बीजेपी के लिए भारी पड़ा। तो ये चुनाव है, हिंदुस्तान है, कब किसका कहां मिजाज बदल जाए इस विषय में हम कुछ नहीं कह सकते। तो ये के घर में छुपा है, अगली चुनाव में या परिस्थितियों के आधार पर ही हम ये तय कर पाएंगे इनका फायदा होगा या इनको फायदा होगा, इनसे मुनाफा होगा या इनका मुनाफा होगा। बिल्कुल, ये तो भविष्य के गर्त में ही छिपा है कि आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक सियासी फायदे इनको होते हैं या नहीं, या फिर कांग्रेस को क्या कुछ नुकसान होता है। ईशान त्यागी जी, तथा कथित G23 के नेता जो लगातार अपने विरोध के स्वर मुखर कर रहे हैं लेकिन कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही उन पर, क्या लग रहा है ये G23 के नेता भी आने वाले समय में होश उड़ा देंगे या नींद उड़ा देंगे, या अभी भी कांग्रेस इसी तरीके से हाथ पर हाथ धर के बैठी रहेगी? और ये रणनीति काफी है क्या कि आप रोज बस ट्वीट कर दीजिए किसी एक मुद्दे को लेकर और इससे आपकी सत्ता आ जाएगी, या फिर आप अपना दबदबा कायम कर लेंगे? एक ट्वीट काफी है? पल्लवी जी, देखिए, मैं यही बोलना चाहता हूँ इस बात पे। देखिए, सत्ता आपके पास खुद चल के नहीं आती। अगर आप आंख मूंद लेंगे और रोज एक सोशल मीडिया पे या कहीं पे भी ट्वीट कर देंगे तो सत्ता आपके पास खुद चल के नहीं आएगी। आपको सड़क पे उतरना पड़ेगा। आपसे जो
वोटर नाराज है, जो आपसे लोग नाराज हैं, उनको आपको सड़क पे उतर के उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप युवाओं से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप किसानों से कनेक्ट नहीं करेंगे, जब तक आप छोटे दबके के लोगों से कनेक्ट नहीं करेंगे जो इस टाइम पीड़ित हैं, परेशान हैं कोरोना महामारी को लेके या किसी भी अन्य चीज को लेके जो इस सरकार ने की है, तब तक आप एक सशक्त ऑपोजिशन प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तब तक आप सशक्त ऑपोजिशन के नेता नहीं बन सकते। पहली बात तो ये। दूसरी चीज यहाँ पे ये देखिए, आपने बात करी G23 की। G23 में अगर आप देखें, G23 में जितने भी नेता हैं कांग्रेस के, वो कई साल मंत्री रह लिए, कई साल अलग अलग पदों पे रह लिए, उनके पेट भरे हुए हैं। देखिए, मैं पेट भरने से ये नहीं कह रहा कि आर्थिक रूप से पेट भरे हुए, उनमें जो एक राजनीतिक जो फायर इन द बेली जिसको हम बोलते हैं, वो अब नहीं बची है। कांग्रेस को पूरा अपना सिस्टम रिवैम्प करना पड़ेगा, कांग्रेस को अपने युवाओं को मौका देना पड़ेगा, कांग्रेस को अच्छे नेताओं को मौका देना पड़ेगा। जैसा मैंने अपने पिछले वक्तव्य में बोला कि आपको ऐसे नेताओं को लाना पड़ेगा जो 24/7 पॉलिटिक्स कर सकते हो, जिसके पास अगर आप रात को 3 बजे भी फोन करें तो वो उठ के जाए और लोगों की मदद करे। वहां पे अगर कोई पुलिस स्टेशन में फंसा हुआ है वहां जाके मदद करे, अगर कोई किसी अन्य चीज में फंसा हुआ है वहां जाके उसकी मदद करे। इस तरह के नेताओं को, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या पूरा देश हो, पूरे देश में इस तरह के नेताओं को कांग्रेस को आगे लाना पड़ेगा। ये आपकी बात बहुत अहम है ईशान त्यागी जी। इसी से रिलेटेड मेरा एक सवाल अब सचिन पायलट को लेकर भी रहेगा कि जब युवाओं को मनाना और उनको साथ रखना इतना अहम है, तो सचिन पायलट जैसे नेताओं के साथ पंगा क्यों मोल ले रही है कांग्रेस? सवाल यही है। बस एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबरनामा, खबर से असरता। फतेह किट ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਸਟੇਜ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਓ, ਫਤਿਹ ਕਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ, कैसे ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕਾਗਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਊਗਾ ਔਰ ਉਹ ਸਮਝਾਊਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਫਤਿਹ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀਓ, ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ। खबरनामा, खबर से असरता। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितिन प्रसाद के मसले पर हम बात कर रहे थे, लेकिन इस बीच एक अहम मुद्दा यहां पर उठाया है ईशान त्यागी जी ने कि अब आपको युवाओं को आगे लाना ही पड़ेगा। सचिन पायलट एक युवा नेता हैं, कांग्रेस में अच्छी पकड़ भी रखते हैं और उनका बहुत बड़ा अपना ही एक अलग वोट बैंक है। उसके बावजूद ईशान त्यागी जी, अभी तक उनकी नाराजगी दूर नहीं हो पाई है। अब उन्होंने फिर से एक बात कह दी कि आधा कार्यकाल हो गया, लेकिन हमसे किए गए वादे अभी तक पूरे नहीं किए गए। कहीं इस तरह की नाराजगी आने वाले समय में भारी तो नहीं पड़ जाएगी? देखिए पल्लवी जी, सचिन पायलट जी जो राजस्थान कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस टाइम जब कांग्रेस चुनाव जीती, हालांकि उनको चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। इस आधार पे नहीं बनाया गया क्योंकि देखिए गहलोत जी का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा था और गहलोत जी एक पके हुए और पुराने नेता हैं। देखिए, और ऐसे नेताओं की भी हमें जरूरत है, हमें वरिष्ठ नेताओं की भी जरूरत है और हमें युवा चेहरों की भी जरूरत है। तो कांग्रेस पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उनको ये देखना पड़ेगा कि कैसे उन दोनों के बीच में वो तालमेल बना के चलेंगे। देखिए, गहलोत जी अभी एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं और वो एक चीफ मिनिस्टर है, अच्छा कार्य कर रहे हैं, मेरा मानना ये है। लेकिन आगे आने वाले टाइम में सचिन पायलट जी की भी जरूरत है कांग्रेस पार्टी को, क्योंकि उन्हीं को एज अ सीएम वो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उनकी अच्छी पकड़ है लोगों पे। तो अब कांग्रेस पार्टी को देखिए, उन्होंने जो सवाल उठाए थे, जो उनकी मांगे थी, उनको साथ बैठ के मिलकर पूरा करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को एक फुल फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप दिल्ली में बैठ के ही सिर्फ कार्य कर सकते हैं, आपको फुल फ्रंट पे काम करना पड़ेगा। आप अपने बड़े बड़े नेताओं को लगाइए, बड़े बड़े युवा चेहरे लाइए आप और उनको लगाइए और इन सब चीजों को रिजॉल्व करने में कोशिश करिए। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सचिन पायलट जी भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, क्योंकि उनकी जो विचारधारा है वो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है और अब से नहीं, उनके पिताजी के टाइम से जुड़ी हुई है और मुझे लगता है कि वो इसी तरह से कार्य करेंगे। हालांकि देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, अगर किसी पार्टी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए अगर आप अपनी आवाज उठा रहे हैं, तो मैं मानता हूं कि ये कोई गलत बात नहीं है, ये अच्छी बात है। आप अगर वो कांग्रेस पार्टी का भला चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी के अगेंस्ट उनको सवाल भी उठाने पड़ेंगे, इसी से कांग्रेस पार्टी का बेटरमेंट होगा आगे। बिल्कुल योगेश सोनी जी, इस पर मैं आपका भी एक कमेंट चाहूंगी। राजस्थान में एक बार फिर से बगावती सुर उठने लगे हैं। सचिन पायलट के बाद भंवर जितेंद्र सिंह ने भी सचिन पायलट का समर्थन किया है और कहा है कार्यकर्ताओं की सुनवाई न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या समझा जाए? हालांकि अभी अगर राजस्थान की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की भी स्थिति ठीक नहीं है। वहां भारतीय जनता पार्टी में हद से ज्यादा फूट है जो खुलकर भी सामने आ चुकी है।
तो ऐसे में अभी आपको क्या लग रहा है, सचिन पायलट से फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेगी बीजेपी? देखिए, सचिन पायलट ने अपनी सारी चीजों एक नकार दिया है, क्योंकि इस मुद्दे को उनकी नाराजगी को, जब उन्होंने कहा कि आधा कालखंड पूरा हो गया और सब चीजों की सुनवाई नहीं हो रही, तो उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा को नकार दिया कि बीजेपी इस मुद्दे पे मुझे मेरा कोई फायदा ना उठाना चाहे, वो चीज क्लियर थी। लेकिन मेरे साथी मित्र प्रशांत भाई ने एक अच्छी बात बताई कि इस समय कांग्रेस को युवाओं को देने का बहुत अच्छा अवसर है, मौका दिया जाए, आगे बढ़ाया जाए और ग्राउंड पे उतर के राजनीति करी जाए। देखिए, ट्विटर राजनीति, सोशल मीडिया की राजनीति बहुत हो गई, अब धरातल पर काम करने की जरूरत है। देश की इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस का यदि इस तरीके से पतन हो गया तो मेरे ख्याल में जहां वो 70% खत्म है और आने वाला समय और भी चुनौतीपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं ये जो है पार्टी के लिए घातक सिद्ध होगा। इनको कहीं एक बहुत अपग्रेड, बहुत अपडेट एक वर्जन की जरूरत है, जैसे मोबाइल का या किसी भी चीज का एक वर्जन आता है, ऐसी राजनीति के नए वर्जन को और हाल ही की घटनाओं को समझते हुए, मद्देनजर रखते हुए, कार्यकर्ताओं को की भावनाओं को समझते हुए, नेताओं के विचारों को मद्देनजर रखते हुए एक नए तरीके से उदय होने की जरूरत है। जब कुछ बहुत चीज बिगड़ जाती है, जब घर पुराना हो जाता है, तो मुझे लगता है कि उसको ये रिपेयर कराओ, ये रिपेयर कराओ, फिर तोड़ के नए तरीके से बनाने की जरूरत है। जगह वही है, बिल्डिंग नहीं है, कांग्रेस वही है, लोग भी वही है, लेकिन नए तरीके से सुसज्जता के साथ उसको बनाने की जरूरत है। यदि यही चीजें चलती रही तो ये देखिए, हम जो पिछले कई देर में इतनी स्पीड में कभी हमने नहीं सोचा था कि कांग्रेस इस तरीके से आके सुकड़ जाएगी। हम आज भी मानते हैं वो देश की बड़ी पार्टी, देश का बड़ा विपक्ष है, लेकिन अपनी विचारधारा के चलते वो जिस तरीके से अपने लोगों को बागी कर रही है, सुनवाई नहीं कर रही है या कोई और भी बात है, उस पर उनको काम करने की जरूरत है। तो क्या कांग्रेस पार्टी में अब कोई सक्रिय नहीं रह गया योगेश जी? सब निष्क्रिय हो गए हैं, इच्छा शक्ति खत्म हो गई है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और इसका मैं हर बार हर चैनल पे एक ही उत्तर देता हूँ कि जब आप किसी भी चीज को पूरी तरीके से चलाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी। ये तो वाली बात हो गई, ये मेरी दादा लाई कोठी है, चाहे ये पानी चूरा या कुछ भी हो रहा है, मैं यही रहूं। समय के साथ चीजों को बदलने की जरूरत है। ये सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को समझने की जरूरत है कि परिवारवाद का सबसे पहले अपने माथे से दंश हटाएं, पहले मौका दिया जाए। घूम फिर के जो उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो घूम फिर के या तो माँ या बेटा या वो, तो इसी मारे ये जो मिथा है, जो आम जन से लेके खास लोगों तक जो मिथा है, इस मिथा को तोड़ने की जरूरत है। इनको उन लोगों को आगे लाना पड़ेगा जो कांग्रेस के नाम पे इतने संकट के समय पे भी तपस्या कर रहे हैं। उन लोगों को भी जोड़ना पड़ेगा कि जो लोग इनसे बागी हो चुके या जिन चीजों को समझ नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है चीजें बेहतर हैं, कर सकते हैं। कांग्रेस अपने आप में आज भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को अपडेट और अपग्रेड करने की उस मंच का इस्तेमाल कैसे करना है, उस मंच को चलाएगा कौन, इन चीजों का आप ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। बताइए शांत जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सर बोली है योगेश जी ने, उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन देखिए मैं सिर्फ एक बात से असहमत हूँ थोड़ा सा, कि गांधी परिवार के अलावा कौन। देखिए, गांधी परिवार जो है, जो सोनिया गांधी जी हो गई, राहुल गांधी जी हो गए, प्रियंका गांधी जी हो गई, ये तीनों न्यूक्लियस हैं कांग्रेस पार्टी के। अगर इन तीनों के अलावा कोई और कांग्रेस पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है अभी तत्कालीन, फिलहाल अभी अगर फिलहाल की सिचुएशन देखें तो कांग्रेस पार्टी इस टाइम टूट जाएगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी पहले भी कई बार टूटी है और इस बार भी टूट जाएगी अगर कांग्रेस पार्टी का नेता, अगर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर कोई बनता है। तो मेरा मानना यह है कि गांधी परिवार में से ही कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, फिर से बने। अभी तो सोनिया गांधी जी हैं, राहुल गांधी जी या प्रियंका गांधी जी कमान संभालें कांग्रेस की, और उसके बाद एक टोटल टीम, जो टोटल टीम की बात तो ये बात कही जाती है कि 3 धड़ों में पार्टी बटी है। एक धड़ा चाहता है कि सोनिया गांधी ही बनी रहे अध्यक्ष, एक धड़ा राहुल गांधी के समर्थन में है, तो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रियंका गांधी को भी कमान सौंपने के पक्ष में है। तो इस पर भी आम सहमति नहीं बन रही है और शायद यही एक बड़ी वजह है कि पार्टी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है या अपने पतन की ओर बढ़ रही है। फिलहाल समय की कमी है, इसलिए मैं आपको रोक रही हूं। सर, आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि जितिन प्रसाद आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। उसके बाद से सियासी बाजार गर्म है और उठापटक इस समय मची हुई है, कांग्रेस में भारी उठापटक है। खैर, देखने वाली बात तो यह रहेगी कि इस नुकसान की भरपाई कांग्रेस कैसे कर पाती है। इसी के साथ खबरनामा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरनामा, खबर से असर तक। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है
खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना। और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी दूध काजू बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी दूध को पचाने की क्षमता आपके अंदर है? वरना इधर से खाया और उधर से निकल गया तो क्या फायदा? फिर चाहे आप जिम जाएं, कसरत करें, घी दूध खाएं, कुछ भी करें, आपके ऊपर इसका असर नहीं होगा। जैसे आप अपने घर के पानी की टंकी में जितना मर्जी पानी भरे जाएं, अगर नीचे से नल खुला रह गया तो सब कुछ उसी में बह जाएगा। ठीक इसी प्रकार आप चाहे कितना भी अच्छा खा पी लें, अगर आपका पाचन तंत्र, अगर आपका लिवर सिस्टम ठीक नहीं है तो आपके ऊपर कुछ भी नहीं लगेगा। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, जो कि आपके लिवर सिस्टम को मजबूत बनाने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर पर लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा सबसे पहले आपके हाजमे को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आपका लिवर सिस्टम ठीक होना शुरू हो, आपकी भूख बढ़ जाए, आपको भोजन रुचिकर लगे, आपका खाना खाने को दिल करे और फिर आप जो भी खाना खाएं वही आपको पूरी तरह से पचे, उसी से शरीर में नया खून बने, उसी से शरीर में नई ताकत आए और कल तक जो भोजन आपको नहीं लगता था वही भोजन आपके ऊपर असर करना शुरू कर दे। जब आपका पाचन तंत्र मजबूत होगा, आपका लीवर सिस्टम ठीक से काम करेगा, तो आप जो भी खाओगे वही आपके ऊपर लगेगा। सही मायने में आपका पाचन तंत्र आपकी वो मशीन है जो आपकी रोटी में से, आपके भोजन में से ताकत निकालने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपके अंदर एनर्जी बने, ताकत बढ़े, नया खून बने, शरीर हष्ट पुष्ट बलिष्ठ और बॉडी मजबूत बने। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसलिए इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मैंने बहुत से लोगों को सिर्फ कमजोर सेहत होने की वजह से शर्मिंदगी का सामना करते हुए देखा है। 4 दोस्तों में खड़े होते हैं तो फीके पड़ जाते हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई लड़की पसंद नहीं करती, शादी ब्याह यारों दोस्तों के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, कोई इंटरव्यू वगैरह देने जाए तो पहले ही अंदर से झिझक महसूस होती है कि कहीं सामने वाला मुझे देखकर ही रिजेक्ट ना कर दे। और इसी प्रकार लड़कियां अगर ज्यादा दुबली पतली हों तो वो आकर्षक नहीं लगती, भरा हुआ बदन ना हो तो कपड़े पूरे नहीं जचते, और कई बार तो ज्यादा दुबली पतली लड़की हो तो लोग उससे शादी करने को भी कतराते हैं कि कहीं कल को ऐसा ना हो कि इसका असर हमारी आने वाली औलादों पर पड़े। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि जो आपके भोजन में से ताकत निकालने वाली मशीन है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। जैसे आपने कभी संतरे का जूस निकालने वाली मशीन को ध्यान से देखा हो, उसमें एक नट होता है, अगर आप उस नट को कस दें तो उसमें से जूस ज्यादा निकलता है और गूदा कम, और अगर उसी नट को ढीला कर दें तो गूदा ज्यादा निकलेगा और जूस कम। बस
इसी उदाहरण को आप अपने शरीर पर समझ लें कि अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है, अगर आपका लीवर सिस्टम ठीक है, तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी का पूरा निचोड़ निकाल देगा। जब आपकी मशीन दुरुस्त होगी तो आप उसमें जो भी डालोगे वो उसी से ताकत को खींच लेगी। आपकी बॉडी के सारे सिस्टम, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पूरी बॉडी ठीक से काम करने लग जाएगी। इसीलिए हमने ये दवा बनाई है कि सबसे पहले उस मशीन को ही ठीक कर दिया जाए, ताकि आपकी बॉडी जो पनप नहीं पा रही है वो पनपने लग जाए। सिर्फ दिन में 2 बार, सुबह नाश्ते के बाद और शाम को खाना खाने से पहले आप इसे दूध या पानी के साथ ले सकते हैं। पहले 5, 7, 10 दिनों के अंदर ही आपको इसका फर्क महसूस हो जाएगा कि मैंने दवा खाई, मेरी भूख पहले से बहुत अच्छी हो गई, मेरा हाजमा बहुत बढ़िया हो गया, मैं जो भी खाता हूं वही पच जाता है, पेट बिल्कुल दुरुस्त रहता है, शरीर में ऊर्जा सी, ताकत सी, शक्ति सी भरी रहती है, चेहरे पे नूर, लालिमा, चमक सी आ रही है, पर्सनैलिटी इंक्रीज हो रही है, और सबसे बड़ी बात, पूरी तरह से आयुर्वेदिक होने की वजह से इसका शरीर पर कोई भी नुकसान नहीं होता। कई बार लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं कि किसी तरीके से मेरी बॉडी बन जाए। वो जिम में 1000-2000 रुपए महीने की मेंबरशिप भी ले आते हैं, फिर 2 दिन कसरत करते हैं और थक जाते हैं कि मेरी तो हड्डियां दर्द करने लगी। उनसे कसरत हो ही नहीं पाती और जिम के पैसे भी बेकार चले जाते हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि लोग प्रोटीन के डब्बे खाते हैं या कुछ बाजारू दवाइयां खाते हैं या कैप्सूल, गोलियां, इंजेक्शन लगवाते हैं कि किसी तरह से हमारी सेहत बन जाए, पर वो ये नहीं जानते कि उनसे कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आपके अंदर की गड़बड़ को ठीक नहीं किया जाएगा तब तक आपकी सेहत बन ही नहीं सकती। और आजकल तो बाजार में कुछ इस तरह की दवाइयां आ रही हैं जो उल्टा फायदे की जगह नुकसान पहुंचा देती। मैं कहता हूं प्रोटीन के डब्बे पीने हैं, पियो, लेकिन उस प्रोटीन को पचाने की ताकत भी तो तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, वरना ऊपर से प्रोटीन खाया और नीचे से निकल गया तो क्या फायदा। लोग कहते हैं मीट खाने से, मुर्गा खाने से, मछली खाने से ताकत बनती है। जब आपसे दाल रोटी तो पच नहीं रही है, मीट मुर्गे कहां से पचा लोगे। जैसे कोई पौधा पनप ना रहा हो तो हम उसकी जड़ को खाद पानी देते हैं, ना कि पत्तों को। ठीक इसी तरह से अगर कोई इंसान पनप ना रहा हो तो उसकी जड़, उसके पाचन तंत्र को, उसके लीवर सिस्टम को ठीक करना होगा, ना कि सिर्फ ताकत की चीजें खाने से कुछ होने वाला है। जब तक समस्या के असली कारण को समझकर उसकी जड़ पर वार नहीं किया जाएगा, तब तक ऊपर ऊपर से इलाज करने से कुछ भी नहीं होगा। फिर चाहे आप प्रोटीन के डब्बे खाओ, जिम जाओ, कसरत करो, मांस, मछली, घी, दूध, बादाम जो मर्जी करो, उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि जब तक असली जड़ को नहीं काटोगे तब तक समाधान नहीं होगा। और अगर इसी पाचन तंत्र को, इसी लीवर सिस्टम को ठीक कर दिया जाए तो आप जो भी खाओगे उसी का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगने लग जाएगा, आपकी बॉडी अपने आप पनपने लग जाएगी। जैसे ही आप सुबह शाम इस दवा को दूध से लेना शुरू करते हैं, पहले 10-15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस होना शुरू हो जाएगा। आपकी भूख अच्छी हो जाएगी। अगर आप 2 रोटी खाते हैं तो 4 खाएंगे, हाजमा दुरुस्त हो जाएगा, खाना पूरी तरह से हजम होगा, पेट पूरी तरह से साफ होगा, यानी कि आपकी पूरी की पूरी मशीनरी ठीक होना शुरू हो जाएगी। शरीर में नया खून बनेगा, नई ताकत आएगी, हड्डियों में जान आएगी, पिचके हुए गाल भर जाएंगे, वजन बढ़ेगा और आप मोटे, तगड़े, खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएंगे। जो लोग जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी उनके मसल नहीं बनते,
वो अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनको और भी जल्दी इसका असर आएगा, क्योंकि जब पाचन तंत्र ठीक होगा, जब लिवर सिस्टम ठीक होगा, तो भोजन तो शरीर को लगेगा ही, कसरत भी लगेगी, जिस्म हमेशा ऊर्जा से भरा रहेगा। 100% शुद्ध आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इस दवा का निर्माण किया जाता है, इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। सेहत एक ऐसा खजाना है जिसके सामने दुनिया के सारे खजाने फीके हैं, और अगर आपके पास दुनिया की सारी दौलत भी आ जाए और आपकी सेहत ठीक ना हो तो उस पैसे का क्या फायदा। दुबले पतले व्यक्ति का कोई आकर्षक व्यक्तित्व नहीं होता, वो चाहे कितना भी शक्तिशाली, दृढ़ व स्वस्थ हो, लोग तो उसे कमजोर ही समझते हैं। बहुत से लोगों के नैन, नक्श, रंग, रूप बहुत सुंदर होने के बावजूद भी सिर्फ दुबले पतले होने की वजह से लोग उनकी तरफ ध्यान तक नहीं देते, क्योंकि जब तक आपका भरा हुआ बदन नहीं है, गाल अगर पिचके हुए हैं, चेहरे पर नूर और रौनक नहीं है, तब तक ना तो आपको कपड़े जचेंगे और ना ही आपकी पर्सनैलिटी सही नजर आएगी। और यही अगर भरा हुआ बदन हो, चेहरे पर नूर, लालिमा, रौनक हो, तो आप कुछ भी पहन लो वही आपके ऊपर जचेगा, उसी से पर्सनैलिटी को 4 चांद लग जाएंगे। मैं कहता हूं दुनिया का कोई भी व्यक्ति अगर सेहत बनाना चाहता हो तो उसमें कोई मुश्किल बात ही नहीं है, बस उसका पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए, और अगर उसका पाचन तंत्र ठीक हो गया तो उसकी सेहत बननी ही बननी है, उसे कोई रोक नहीं सकता। कई बार आपने देखा होगा एक ही मां बाप के 4 बच्चे हैं, उनमें से एक दुबला पतला है और बाकी तीनों स्वस्थ हैं। खाना तो वो सभी एक ही रसोई से खा रहे हैं,